नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस। हम इस कार्यक्रम में देश के गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस में बात करेंगे बांग्लादेश में हुए अंतरिम सरकार के गठन को लेकर। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर रहेंगे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी। साथ ही देश में जल्द ही स्थिति सामान्य होने और हिंदुओं के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई। मोहम्मद यूनुस वैसे तो भारत को बांग्लादेश के रूप में बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखते हैं, लेकिन वे भारत पर एक व्यक्ति शेख हसीना पर ही ज्यादा फोकस करने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में आगे मोहम्मद यूनुस क्या कदम उठाते हैं, यह देखने वाली बात है। अंतरिम सरकार के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे रहेंगे, क्या हैं संभावनाएं, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं भारत बांग्लादेश संबंध। बंग भवन में आयोजित किए गए शपथ ग्रहण समारोह में मोहम्मद यूनुस समेत अंतरिम सरकार के सभी सदस्यों को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया था। अब उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। इससे कई सवाल उठते हैं। ये जो सवाल हैं ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। यूनुस के हाथ बागडोर उपजे सवाल, क्या क्या सवाल हैं हम आपको बता रहे हैं। भारत के साथ संबंध कैसे होंगे बांग्लादेश के? ये अर्थशास्त्री हैं, प्रमुख बैंकर हैं जो मोहम्मद यूनुस, क्या पहले की तरह बेहतर रहेंगे संबंध? क्योंकि तमाम अड़चने भी हैं, तमाम बातें भी हैं इनके साथ। शेख हसीना के शासनकाल में इन पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। क्या चीन पाक की काली छाया पड़ेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। बांग्लादेश पर क्या चीन और पाकिस्तान की काली छाया पड़ेगी, जो भारत के लिए हितकर नहीं है? भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध कैसे होंगे? ये जो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये ज्वलंत सवाल हैं जिसका उत्तर आज हम इस चर्चा में विद्वानों के साथ चर्चा करेंगे और इसका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के प्रमुख के पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको बताते हैं। मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारी के लिए हमारी शुभकामनाएं। हम हिंद और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति की उम्मीद करते हैं। भारत शांति सुरक्षा के लिए साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इन्होंने प्रतिबद्धता तो दिखा दी है, लेकिन सवाल यहां पर अब मोहम्मद यूनुस का है, जो बांग्लादेश के प्रमुख हैं। इनका क्या कुछ अब कहना है? ये एक इंटरव्यू में इन्होंने क्या कुछ कहा था भारत के संबंध में, आज ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसलिए हम चर्चा से पहले इस वक्तव्य को, मोहम्मद यूनुस के वक्तव्य को हम दर्शकों के सामने ग्राफिक्स के माध्यम से रखना चाहते हैं। ये क्या वक्तव्य है? तो ये मैंने हमेशा कहा है कि भारत के पास बांग्लादेश का जो बांग्लादेश है, यह सर्वश्रेष्ठ मित्र बनने की पूरी राजनीतिक क्षमता है, इसकी पूरी राजनीतिक क्षमता है। लेकिन भारत बांग्लादेश पर फोकस करने के बजाय, ये मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में इन्होंने ऐसा कुछ कहा है,
सिर्फ एक शख्स पर फोकस कर रहा है, यानी कि भारत वो पूरे बांग्लादेश के सिवाय एक शख्स पर फोकस कर रहा है। और वो शख्स कौन सा है ये भी इन्होंने बताया है। भारत का संबंध सिर्फ एक ही शख्स है, भारत का संबंध सिर्फ एक ही शख्स है। और वो शख्स कौन सा है यह हम आपको, और वह है शेख हसीना। शेख हसीना, इस वजह से बांग्लादेश के लोग भारत से नाराज हैं। यह बात इन्होंने कही है कि इस वजह से बांग्लादेश के लोग भारत से नाराज हैं, क्योंकि वह ऐसे शख्स का समर्थन कर रहा है, यानी कि भारत ऐसे शख्स का समर्थन कर रहा है। ये एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था मोहम्मद यूनुस ने, जिसने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया, यानी कि इन पर बर्बादी का आरोप लगाया है। और हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि शेख हसीना के शासनकाल में इस नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता प्रमुख अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस पर 100 से ज्यादा केस थे। इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए आज ये प्रमुख है। और शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, अभी तक तो भारत में ही हैं। बाकी उनका ब्रिटेन जाने का प्लान है या किसी अन्य देश में जाने का प्लान है। अब इस प्लान पे क्या कुछ हो रहा है ये आगे चर्चा होगी। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत भी एशिया में अपने पड़ोसी का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश को भारत का निर्यात 2023-24 में 11 अरब डॉलर का था, और वहीं आयात जो है 1.84 अरब डॉलर का था। ये आप देख सकते हैं कि निर्यात ज्यादा है, आयात कम है। अगर संबंध खराब होते हैं तो सीधा सीधा इसका मामला यह हो जाएगा कि भारत को व्यापार घाटा लगेगा। तो अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका हम परिचय करा दें और अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विद्वान जो भी जुड़े हुए हैं उनसे परिचय कराते हैं। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रफुल्ल बख्शी जी, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी, विदेश मामलों के जानकार हैं आप। जैसा कि ट्वीट तो अब नहीं रहा, लेकिन एक्स पोस्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के जो प्रमुख पद की शपथ ली है मोहम्मद यूनुस को, उनको नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है। लेकिन उनका जो पहले का इंटरव्यू रहा है और उन्होंने भारत पे ये आरोप लगाते रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी साहब कि भारत जो है सिर्फ शेख हसीना पर फोकस करता है, पूरे बांग्लादेश पर नहीं। इस तरह से अगर जो इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो भारत तो आगे हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन इनका रुख क्या होगा हम आपसे जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैं आपकी आवाज से एको आ रही है मेरे को। जी जी जी, हम इसको दुरुस्त कराने का, इसे जल्दी से दुरुस्त कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, यानी कि पैदा किया था। और उस समय शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान और मुक्ति वाहिनी उनके अंडर, और जो कि इस्लाम मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमान जो चाहते थे कि उनको आजादी मिले पाकिस्तान से, वो थे। और बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जो पाकिस्तान के समर्थक थे। वो दूसरे थे, पर वो उनकी आवाज उस समय कम थी। और बाद में जब उनकी आवाज अधिक होनी शुरू हो गई, वो ताकत में आए आर्मी के साथ। स्पेशली आर्मी में के फैक्शन बहुत सारे थे जो पाकिस्तान आर्मी से लॉयल थे। उन्होंने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान को डाउन कर दिया, और उस समय दो डिस्टिंक्ट ग्रुप बन गए। वन वॉज शेख मुजीबुर रहमान एंड वन वॉज एंटी शेख मुजीबुर रहमान ग्रुप। तो शेख हसीना अपने फादर के ग्रुप में है। ऑब्वियसली वो भारत से लगाव है उनका, क्योंकि हमने उनको बचाव किया। हालांकि बाकी जो जनरल्स आए वो इतने फ्रेंडली नहीं थे, वो ज्यादा पाकिस्तान की तरफ झुकाव था। और पाकिस्तान इतने रेप और मर्डर्स करने के बाद, अत्याचार करने के बाद अगले 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान उनका चहेता कंट्री वापस बनने लग गया। और उससे फर्क पड़ने लगा, क्योंकि बाकी इस्लामिक कंट्रीज ISIS वगैरह
इस बात से चिंतित थे कि हिंदुइज्म का प्रकोप बढ़ जाएगा और भारत का जो वो है वो आधिपत्य बढ़ जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए रेडिकल इस्लाम को सपोर्ट करना शुरू किया। चाइनीज जो थे वो चाहते थे कि भारत को डाउन किया जाए और चाइनीज के खिलाफ ये काम हुआ था। उस समय चाइना को बाहर रखा गया था, रशिया ने वार्न कर दिया था तो बाहर रखो, चाइना को भी बाहर रखा, अमेरिका को सेवन फ्लीट को बाहर रखा और भारत ने जब 71 का अभियान पूरा किया तो इससे चाइना भी चिढ़ा हुआ था। और चाइना का अब बहुत फायदा होता है। शेख मुजीबुर रहमान चाइना की पॉलिसीज को एग्री नहीं कर रही थी, OBOR को एग्री नहीं कर रही थी, चाइना को बहुत नुकसान हो रहा था। भारत के कहने पर उनको बेसिस नहीं मिल रहे थे। अब शेख मुजीब हसीना चली गई, अब उनको 2 सबमरीन बेसिस मिलेंगे। चाइना कोको आइलैंड पे म्यांमार की तरफ से ऑक्यूपाई करेगा, ऑलरेडी श्रीलंका में है, एक और एयरपोर्ट उसको मिल रहा है। मालदीव के 80 आइलैंड उसके पास आ गए हैं। पाकिस्तान का गदार पोर्ट आ गया है और ईरान से वो अब चाहबार की चाह कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो बैकग्राउंड है ये है ये प्रेजेंट बांग्लादेश रिजीम की। ये जो हमारे जो इंटरिम गवर्नमेंट जिनके हाथ पे आई है ये आपको ये सिर्फ उनके यस मैन है, इनकी ज्यादा नहीं चलेगी, चलती है आर्मी की। हम इस सारी कन्वर्सेशन में बांग्लादेश आर्मी को भूल गए। इन्होंने 14 coup करवाए हैं, ये बहुत तगड़ी है। इनकी वही हैसियत है जो पाकिस्तान में, बल्कि इनकी अब ज्यादा हैसियत हो गई है। जो इंटरिम गवर्नमेंट का हेड वो भी बोलेगा जब पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी बोलेगी। ये बिल्कुल वही हो गया। चाइना बिल्कुल उनको सप्लाई करेगा। ये टेलर मेड सिचुएशन चाइना के लिए हो गई, बल्कि चाइना के गोद में बटेर आके गिर गई है। ये ऐसा सिचुएशन हो गया है। तो अब ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। अमेरिका चाहता था कि इंडिया को ज्यादा पावर ना मिले। वो अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि इंडिया और बांग्लादेश एक जो हो जाए। अगर इंडिया और बांग्लादेश ट्रेड में और कोऑपरेशन में एक हो जाएंगे तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे तगड़े ग्रुप बन जाएगा। ये कोई नहीं चाहता, ना पाकिस्तान ना अमेरिका, कोई नहीं चाहता कि भारत इतना तगड़ा बन जाए। क्योंकि हमने अमेरिका को उसका सबक सिखाया G20 में, जब उसने हमें कहा रशिया के खिलाफ आप साइन करिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मना कर दिया, G7 में मना कर दिया। इनफैक्ट जो बाइडेन ने बड़ा इंसेंटिव फील किया उसमें। तो ये अमेरिका भी देख रहा था चाइना इस सारी गेम के अंदर चाइना का एकदम से फायदा हो गया है और इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है और हमारे जो हेड बन गए हैं। अब वो देख रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी क्या बोलती है तो उसके हिसाब से बात करेंगे। तो बहाना उनको जरूर मिल जाता है कि आप तो शेख हसीना को लाइक करते थे, किसी और को लाइक नहीं करते थे, और ये रिजर्वेशन का बहाना ढूंढ लिया ताकि आतंकवाद ताकि आगजनी फैला सके। उसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू आ गया, आर्मी ने टेक ओवर कर दिया, और बहाना मिल गया। ये सब टेलर मेड है उन्होंने किया रूल करने के लिए। अब आप देखेंगे बांग्लादेश की आर्मी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी काइंड कर्सिव चाइना, और आप सिर्फ अब आपको देखना पड़ेगा आपकी क्या रणनीति होती है। रोहिंग्या दबा के बंदर जाएंगे खुलेआम। अब हमारी कमजोरियां सामने नजर आने लगेगी। हमने कैसे रेडिकल इस्लाम को पनपने दिया, कैसे उस समय कश्मीरी पंडितों के मामले में हम कबूतर की तरह चुप बैठे रहे, क्यों हुआ ये सारा का सारा अब खुलासा होना शुरू होगा। तो ये वक्त नहीं है कि 30% उन्होंने रिजर्वेशन की थी तो आक्रोश आ गया और स्टूडेंट ने ओवरथ्रो कर दिया। ये सब कहानियां हैं, ये हमारे को धोखा देने का तरीका है। चलिए, धोखा देने का तरीका है, ये कहानियां हैं। अब जो है पाक और चीन का विशेष उसमें दखल होगा बांग्लादेश में, ये मानना है हमारे प्रफुल्ल बख्शी जी का। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत, माफ कीजिएगा दिनेश जी। सवाल यहाँ पर यह है कि जो अभी प्रफुल्ल जी ने कहा कि ये जो किसी को जो इंटरव्यू दिए थे मोहम्मद यूनुस, और उन्होंने जो बहाना बनाया है, ये एक बहाना है एक तरह से कि आपने सिर्फ शेख हसीना पर फोकस किया, पूरे बांग्लादेश को नहीं फोकस किया। इरादा तो कुछ और है उनका।
चाइना के साथ फौज को स्ट्रांग करना और भी तमाम चीज़ें वो कर सकते हैं और भारत के साथ शायद ऐसा पहले जैसा संबंध ना हो। क्या कहना है आपका? जी कुशल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, इसमें साफ तरीके से अगर बोला जाए तो हम लोग अगर रह के बड़ी पिक्चर में अगर इसको देखें तो ये देखिए इस तरीके से है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुल्ला, मिलिटेंसी, मिलिट्री, इन तीन फैक्टर्स को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का एक तरह से पूरे पूरा वर्चस्व रहता है, चाहे मतलब कोई सरकार किसी की भी हो, लेकिन इन तीनों का जो है हमेशा बोलबाला बना रहता है। और ये पीछे से जो कठपुतली को जिस तरीके से चलाते हैं तो उस तरीके से वो चलती रहती है। और उस तरीके मान के कि जैसे शेख हसीना थी, तो शेख हसीना के टाइम क्या था कि जैसे कि इनके फादर थे, मतलब एक तरह से मतलब फादर ऑफ द नेशन थे वहां पे एक तरह से, तो वो उनके मतलब उनकी बेटी होने के नाते और इनका जो फिगर था तो उसको मतलब एक्लिप्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल था इन तीनों फैक्टर्स में, और थोड़ा भारी पड़ती थी, तो इसलिए एक तरह से वो सबकी मतलब है कि बिल्कुल नजदीकी नहीं थी ऐसे, और कहीं ना कहीं अपने तरीके से, और ये सॉफ्ट एक तरह से मुस्लिम जो है वो कंट्री बन के रह गई थी, जिससे कि मतलब आगे मतलब है कि सॉफ्ट हिंदू जैसे हम लोग जैसे कहते हैं, तो उस तरह के सॉफ्ट मुस्लिम उसमें रेडिकल और उस तरह की चीजें जो थोड़ा बैकफुट पे आगे थी, और उससे इनको फायदा मिला कि जैसे कि जो यूरोप और मतलब यहाँ से जो ट्रेड जो था, क्योंकि यहाँ से कपड़े का बहुत बड़े मतलब कपड़े की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक बांग्लादेश है, तो उससे इनको ये फायदा मिला कि लिबरलिज्म के मतलब तौर पे और उनके एक तरह से ट्रेड में बहुत इजाफा हुआ इनका शेख हसीना के आने के बाद में। लेकिन चीजें वहीं की वहीं थी कि जैसे कब तक चलती क्या चलती वो सब चीजें देखने की बातें थी, तो इन्होंने अपने तरीके से मतलब मेरे ख्याल 3-4 बार, जितनी बार नहीं तो अपने तरीके से उन्होंने ट्रेड में काफी ज्यादा और अपने आसपास जैसे पड़ोसियों से संबंध सुधारने की कोशिश की। और इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि पाकिस्तान से और चाइना से इकट्ठा दोनों मतलब से एक तौर पे ही रखना चाहती थी, और उस तरीके से अमेरिका की तरफ भी चाहती थी और हिंदुस्तान से भी चाहती थी। लेकिन ये हम लोग सभी जानते हैं कि चाइना से और भारत से, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में और एक तरह से मतलब कि दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों के बीच में काफी बड़ा मतलब गंभीर मसले कुछ हैं, और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ के ऊपर है। तो उस तरीके से मतलब है कि उसमें अब ये फैक्टर ऊपर आगे आ गया कि मिलिट्री जो थी उनकी आंखों की किरकिरी बन गई, और अपने तरीके से शेख हसीना को नेस्तनाबूद उन्होंने करना था, और कहीं ना कहीं तख्ता पलट का पहले से कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इनका पलड़ा पहले भारी था तो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इससे देखिए मतलब कि अपने तरीके से अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो देखिए बाहर लंबा चौड़ा फर्क क्या पड़ना कि ठीक है मतलब तख्ता पलट हो गया, दूसरे को काबिज हो गए, मोहम्मद यूनुस काबिज हो गए, तो अपने तरीके से वो अब सत्ता संभालेंगे। पहले शेख हसीना संभालते थे, उनके जैसे कि होते के साथ में जो है जो पहले खालिदा जिया चौधरी उनको रिहा कर दिया गया। और इन दोनों कंट्रीज में एक तरह से पहले का इतिहास देखें तो देखिए होता हमेशा ही है कि या तो कहीं ना कहीं मिलिट्री के साथ में जो रूलर जो होता है उसकी कोई ना कोई संधि आती है, या फिर उसको कहीं ना कहीं जेल में डालती है, और या फिर मतलब दरबदर कर दिया था, दरबदर मतलब देश बदर कर दिया था कि उनको मतलब कि बाहर छोड़ के लंदन में या कहीं और किसी कंट्री में शरण लेनी पड़ती है। तो उसी तरीके से इनको भी मतलब करना पड़ रहा है कि अभी जैसे कि इनको भी कहीं ना कहीं शरण लेनी पड़ेगी। और गई जैसे बात जैसे ट्रेड की अगर बातचीत आती है तो ट्रेड के पीछे देखिए बहुत सारी चीजें सब कुछ है मतलब पूरा होता है, क्योंकि जैसे मैं ये मानता हूँ कि अर्थ के बिना सब चीजें अर्थहीन है। अगर देश अगर विकासशील होगा और अर्थ जितना आएगा तो उस हिसाब से उतना ही जो है आगे आगे उसका विकास होगा। तो उसी तरीके देखिए इसके पीछे भी ट्रेड जो है वो चीजें बहुत बड़ी काबिज हो गई है, क्योंकि जैसे कहीं ना कहीं जैसे हमारे यहाँ से जैसे कि बहुत मतलब वेजिटेबल्स होगी, राइस हो गया, इस तरह की चीजें बहुत सारी आती हैं, और हमारे मतलब कि आपको शायद जानकारी होगी, लेकिन देखिए एनटीपीसी का बहुत बड़ा प्लांट हमारे वहां पर लगा हुआ है। उससे मतलब एक तरह से मान के चलो पाकिस्तान और चाइना जो है उनको एक तरह से कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी महसूस होती है कि वो लोग कहीं ना कहीं चाहते थे कि हम लोग जो है जो ट्रेड पे जैसे कि 14 मतलब बिलियन ऊपर का जो ट्रेड जो भी था, तो उसमें उस तरीके जितने लाख करोड़ का ट्रेड था तो उसमें कहीं ना कहीं अपने तरीके से अपनी हिस्सेदारी ज्यादा चाहते हैं और अपना वर्चस्व ज्यादा चाहते हैं। और जिस तरीके जैसे कि हम लोग जैसे एक तरह से मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्टर भी बन गए हैं, गाड़ियों के हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं बांग्लादेश को, तो उस तरीके से वो जो चीजें जिसपे हमारा कब्जा था तो उसको हटा करके चाइना जो है अपने आप को काबिज करना चाहता है। उसी तरीके से वहां पर जैसे मिनरल्स या और जो ट्रेड है उस पर अपना कब्जा चाहता है, जैसे कि मतलब कि अपने चाइना और पाकिस्तान का जो ट्रेड का जो कॉरिडोर था, तो उस तरीके से वो मतलब सेम उस तरीके से वो जैसे कि बलूचिस्तान के रास्ते से होते हुए और बांग्लादेश की तरफ जा करके और वो पूरे तरीके से अपने ट्रेड कॉरिडोर सेटअप करना चाहता है, जिसको एक तरह से कि हिंदुस्तान जो था उसने एक तरह से कब्जा अपना बना रखा था वहां पे। और जो आपस में जो बायलैटरल ट्रेड के जो थे मतलब सबसे बड़े एक तरह से हम लोग उनके लिए नहीं रहा, मतलब जैसे कि मतलब सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो था वो हमारे यहाँ से करते थे, बांग्लादेश जो करता था, मतलब हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट जो होता था वो ज्यादा होता था बनिस्बत उसके कि उनसे हमारे पास जो आता था सामान। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं देखिए मतलब कि आगे इन सारी कहानी की मैं समझता हूँ, चाहे वर्ल्ड वॉर हो चाहे कोई भी हो, जितने बड़े वॉर होते हैं वो सबके सामान के लिए तख्ता पलट जो भी चीज होती है उनके पीछे ज्यादातर जो कारण होता है वो सिर्फ अर्थ ही होता है, पैसा ही होता है, और उनके पीछे जो ट्रेड जो होता है वो सबसे बड़ा मतलब एक तरह से मुद्दा होता है। तो इसी तरीके देखिए चाहते हैं जैसे कि पाकिस्तान और चाइना अपने तरीके से और आईएसआई जैसे कि पाकिस्तान के, तो उन्होंने एक तरह से पीछे अपने तरीके से जो प्लॉट किया उसी को लेकर के, जैसे बख्शी जी ज्यादा बेहतर इस बारे में जानते हैं, तो वो सभी चीजों को लेकर के समावेश करके अगर
बोला जाए तो ये चीज है कि कहीं ना कहीं इससे सेटबैक थोड़ा बहुत जरूर लगेगा, लेकिन इस सेटबैक के साथ में जैसे कि आपदा में अवसर तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इससे हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत भारी फायदा होगा, क्योंकि जैसे वहां पर जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक थी बांग्लादेश टेक्सटाइल के उसमें, तो वो जो वहां पर जो ऑर्डर्स जो पहले आते थे वो एक तरह से हमारी तरफ शिफ्ट हो गए काफी हद तक, और हमारी जो इंडस्ट्री जैसे कि चाहे बंगाल में हो चाहे साउथ में हो कहीं पर हो, तो उनकी तरफ वो ट्रेड आना शुरू हो गया। तो एक तरह से अच्छी बात इसकी है। और बाकी देखिए कि दोबारा हम लोग ये चाहते हैं कि अमन चैन की बहाली हो और दोबारा उसी तरीके से शेख हसीना दौर मतलब में जो हमारे जो आपस में टाइज थे उस तरह के दोबारा बने। लेकिन अभी के हिसाब से जो चीजें देखी जा रही है तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो कंट्री डिस्टेबलाइज होती है उसको दोबारा खड़ा होने में मतलब ये मान के चले कि बहुत बड़ा जो है समय लगाता है और कहीं ना कहीं सेटबैक लगेगा। और जब तक ये देखिए मतलब जब मैंने 3 फैक्टर्स होता है, मुल्ला, मिलिट्री, मिलिटेंसी, इनके अगर मतलब काबू जब तक नहीं पाएंगे कंट्री तब तक इनका इसी तरीके से हाल जो है बदहाल बना रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। मनीष अग्रवाल जी, आप सबसे बाद में आपके पास आए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जो भी ये सारी चीज़ें हैं, मोहम्मद यूनिस का रुख, एक अर्थशास्त्री भी हैं वो, और वो तो ये चाहेंगे ही कि हमारा जो देश है वो सशक्त बने, और इसके लिए अगर जो चीन सहयोग कर रहा है तो चीन का सहयोग भी ले सकते हैं। भारत से ही वो विशेष सहयोग ही क्यों लें, क्योंकि जिन शेख हसीना की सरकार थी उनके ऊपर 100 से ज़्यादा, एक नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता, एक नोबेल पुरस्कार के विजेता के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे उनकी सरकार ने उन पर लाद दिए थे। वो हमारे देश में शरण लिए हुए हैं, एक तरह से कहा जा सकता है। यहाँ से जहाँ कहीं और जाने का प्रोग्राम है नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन अभी भी भारत में है। ऐसे में अगर जो मोहम्मद यूनुस का भारत के प्रति लगाव कैसे हो सकता है, जबकि उनका वक्तव्य भी मैंने आपको बताया, कैसे उम्मीद लगाएं? दिव्यांग जी, हमें इसे 2-3 तरीके से समझना पड़ेगा। आप देखिए, अगर बांग्लादेश की सरकार को ये विश्वास है कि चीन उनकी मदद करेगा, आगे बढ़ने में सहयोग करेगा, भारत उतना सहयोग नहीं कर पा रहा है, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन इससे पहले पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था। आज आप देखिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। आप देखिए भारत के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सबको अस्थिर करके एक अस्थिरता का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है कि भारत के नेबर्स में ही अस्थिरता इतनी हो जाए कि भारत उसी में उलझा रहे और जो सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है वो ना बढ़ पाए। ऐसी कोशिश जो है विदेश में हर स्तर पे हो रही है। एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, भारत को इसका सामना करना पड़ेगा और आसपास के अपने लोगों को, लेबर को ये समझाना पड़ेगा कि ये लोग जो तुम्हें बता रहे हैं उसकी प्रोडक्ट क्या यील्ड हो रही है तुम्हें। क्या पाकिस्तान का साथ देना चीन ने शुरू करा तो आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई? क्या वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक गवर्नमेंट चल रही है? ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। शेख हसीना जी से जो भारत के संबंध थे वो पर्सनल से ज्यादा राजनीतिक थे। वो 5वीं बार की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, उनका वहां पे जनाधार था तो भारत ने उनसे संबंध अच्छे बनाए थे। इस कारण से भारत प्राइवेट सारी कंपनियों में बहुत अच्छा निवेश कर रखा था बांग्लादेश में। उस निवेश के प्रति भी चिंता करनी पड़ेगी। टेक्सटाइल उद्योग का, जैसे मेरे पूर्व विश्लेषक अभी कह रहे थे कि वो एक हब बन गया था, ये सही बात है कि इसके मीन टाइम में वो ऑर्डर सारे भारत आने लगेंगे, भारत को फायदा होगा, लेकिन लॉन्गर ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के फायदे फॉरेन डिप्लोमेसी में देखे नहीं जाते, क्योंकि अगर आपके बॉर्डर सुरक्षित हैं तभी देश की प्रोग्रेस एक अलग तरीके से होती है। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पाकिस्तान की वजह से सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। अब ये चीजें जब बांग्लादेश में होंगी तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी हमें चिंता करनी पड़ेगी, जैसे सरकार कर रही है। वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तीसरे, हमें वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक की मदद करना है, उनके संग जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके संग परेशानियां वो पैदा करी जा रही है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन इसी तरीके से हमें ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे कुछ दिन पहले श्रीलंका में एक क्राइसिस हुआ था, लेकिन फिर श्रीलंका ने उसको ओवरकम कर लिया। आज वहाँ की चीजें बहुत सामान्य लगती है, तो हमें ये देखना होगा कि बांग्लादेश की स्थिति
जल्दी सामान्यता की तरफ बढ़ती है और वहां पे फिर से चुनाव होने के बाद एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है। आप देखिए, अगर आप दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हो तो नवंबर दिसंबर में जो अमेरिका में चुनाव होगा वो भी दुनिया के आगे की स्थिरता और अस्थिरता की दिशा को तय करेगा, क्योंकि अमेरिका भी एक सुपर पावर है, उसका वर्ल्ड में हर जगह इम्पैक्ट है। वहां के चुनाव भी पूरी दुनिया देखती है कि वहां पे जिस तरीके की सरकार बनती है वो क्या दुनिया को मैसेज देती है। मुझे लगता है इस समय भारत की डिप्लोमेसी जो है विदेशी मामलों में अपने तरीके से बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। सरकार ये चीजें समझ रही है। आप देखिए 45 मिनट में ये क्लियरेंस देना कि शेख हसीना इंडिया आ जाएगी, सब पॉलिटिकल के डिसीजन है, बहुत जल्दी करेगा डिसीजन से, और अभी तो वो इंडिया में है, आगे की स्थिति वो देख रही है। एक पॉपुलर नेता है, अभी बहुत बड़े मैंडेट से जीत के आई थी, तो जब आगे वहां स्थिरता आती है और चुनाव होते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आए और फिर से सीधे सामान्यता की ओर चले। दूसरे पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के बजाय अगर हम फॉरेन डिप्लोमेसी में जाते हैं तो फॉरेन डिप्लोमेसी बहुत पेशेंस का काम है, बहुत समय का काम है। ये 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं लाती, इसके बड़े लॉन्ग टर्म रिजल्ट होते हैं। जैसे अभी G20 का जिक्र हो रहा था, भारत ने रशिया का साथ दिया, कुछ चीजों में अमेरिका को मना करा कि हम ये चीजें नहीं कर पाएंगे। उसकी डिप्लोमेसी का आज फायदा देखिए कि भारत पेट्रोल में सालों से स्थिर है। आज भारत रशिया से पेट्रोल लेके उसको रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास जो चीज होती ही नहीं है तो हम खुद एक्सपोर्ट करके लाते हैं, हम से एक्सपोर्ट करने में सक्षम है। तो फॉरेन डिप्लोमेसी में बहुत सी चीजें देखी जाती है और भारत की सरकार इस पे आंख लगाए हुए है कि कैसे बांग्लादेश में चीजें स्थिरता की तरफ जाती है और बांग्लादेश में स्थिरता आएगी, इसकी पूरी कोशिश भारत की सरकार कर रही है। लेकिन बाहरी शक्तियां जो ऐसी अस्थिरता लाने की कोशिश करती हैं, उनका भी अपना तरीका होता है काम करने का, तो उसको एक रणनीति के तहत समझ के ही उसको ओवरकम करा जा सकता है। इसे कोई त्वरित डिसीजन से ओवरकम नहीं करा जा सकता, कि फॉरेन डिप्लोमेसी एक टाइम टेकिंग डिसीजन है, बहुत देखभाल के करने होते हैं, क्योंकि ये बड़ा लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट लाते हैं। ये तुरंत के फायदे के लिए या तुरंत के इम्पैक्ट के लिए नहीं करे जाते, इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। जी जी हाँ, मनीष जी आएंगे हम आपके पास। प्रफुल्ल बख्शी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल मेरा ये है प्रफुल्ल बख्शी जी कि इधर जो शेख हसीना है देश से बाहर हुई, उधर जो जिया हैं वो जेल से बाहर हुई। क्या लगता है आपको कि अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला होगा, कट्टरपंथियों का बोलबाला होगा जो भारत के लिए नुकसानदायक है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कट्टरपंथियों का पहले भी बोलबाला था, कब बोलबाला उनका नहीं था। बीच में जब उनके लीडर को पता चलता है कि भारत ये एको बहुत आ रही है, तो इको आ रही है। हमारे टेक्निकल टीम से निवेदन है कि हमारे मेहमान को इको ना हो और वो बेहतर अपनी बात रख सकें। जरा देखिए। तो सबसे तो ये बात है कि ये सारा का सारा गेम है इस्लामिक रेडिकलिज्म का। किस तरीके से ये पैदाइश जो है बांग्लादेश की डेमोक्रेसी लाने के लिए की गई थी, और आपने देखा कि किस एकदम से उन्होंने 5 साल के अंदर रेडिकलाइजेशन इस्लाम का हो गया। उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को खत्म कर दिया और उसके बाद में 14 बार कू हुआ। तो यहाँ पे कू बड़ा नेचुरली आता है। एक्चुअली मेरी रीडिंग ये है, आप 1 या 2 कंट्रीज को छोड़ के सारे इस्लामिक कंट्रीज को ले लीजिए तो वर्ल्ड में वो दे प्रेफर मिलिट्री रूल, दे डोंट लाइक डेमोक्रेसी। और आप नजर चाहे आप मिडिल ईस्ट में कहीं चले जाइए, पाकिस्तान को देख लीजिए, इंडोनेशिया को छोड़ के और कहीं ना कहीं ब्रुनेई को छोड़ के, और आप कहीं भी जाके देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, या मिलिट्री रूल होता है या मिलिट्री बिल्कुल बैकग्राउंड में होती है, पोजिशन में। ये उनका गेम होता है और ये बांग्लादेश में चलेगा। और बांग्लादेश को अब इससे रहना पड़ेगा। शेख मुजीब शेख हसीना चाहे जो मर्जी कह लें, जैसे भी है वो रहेगी सेफ हमारे यहाँ पे। पर अब कोई डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए जरूर वो एक प्राइम मिनिस्टर बैठाएंगे घोड़े पे, और उसका सरकार किसी और के हाथ में होगी, बरात वाला घोड़ा जैसे होता है,
एग्जैक्टली वही होगा उसका हाल, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। रेडिकल इस्लाम फैलेगा और चाइना पूरा फायदा उठाएगा। तो भारत को, जैसे कि हम आप डिस्कस कर रहे थे, कि ये सारा का सारा गेम जो है, ये जो पूरी साउथ ईस्ट एशिया में अब एक बड़ा उथल पुथल ले आएगा। अभी तक साउथ ईस्ट एशिया वो यूनिफिकेशन की तरफ जा रहा था। लेट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने कहा था कि एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिक जोन बन रहा है, भारत लीडरशिप लेगा और म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार अहम भूमिका अदा करेंगे। अब प्रॉब्लम इसमें आ जाएगी क्योंकि चाइना नहीं चाहता था इसको नेटो, इसको साउथ ईस्ट एशिया का नेटो बोलता था, ऐसा ये होने नहीं देगा। और अब चाइना उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका ध्यान घुसने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को बैकफुट पे आना पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हालत रहेगी तो एक किस्म से पूरी ट्रेड में जो हमारा प्रॉब्लम आएगी। पर चाइना का जो OBOR के प्रोजेक्ट्स और तगड़े होने शुरू हो जाएंगे, चाइना का आधिपत्य पर जमना और हो जाएगा। तो ये आपको और देखना होगा कि नेपाल से ले लो, जहाँ चाइना का आधिपत्य है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह अब चाइना आपके छाया हुआ है। चाबहार को लेने की कोशिश कर रहा है, ईरान को थोड़ा और खुश कर देगा और चाबहार से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है भारत के ऊपर, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है कि हमें शेख हसीना का क्या करें, वो कुछ भी नहीं है। हमें देखना है कि हमने अब क्या करना है, क्योंकि चाइना लद्दाख में भी है, अब चाइना समुद्र की तरफ में भी पहुंचेगा, पाकिस्तान में भी पहुंचेगा, बांग्लादेश में भी होगा। ये जो सिचुएशन इंडिया के लिए आ रही है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। बांग्लादेश में चाहे कुछ हो, डेमोक्रेसी आए या ना आए, अब हमारे को प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जी, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आए ना आए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। दिनेश सिंह जी, जल्दी से हम चाहेंगे कि आप एक सवाल का और जवाब दे दें, और मनीष जी आप भी, कि ये जो अभी प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा कि डेमोक्रेसी आए ना आए लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश से जो हमारे व्यापार हैं 2023 में निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है, तो एक तरह से व्यापार लाभ है वहाँ पर। तो अगर जो कुछ संबंध खराब होते हैं तो व्यापार घाटा बांग्लादेश के साथ हो सकता है। तो ये घाटा पूरा कैसे होगा अगर जो ये इस तरह से घाटा व्यापार घाटा होगा तो? जल्दी से सर, क्योंकि समय बिल्कुल ही कम है। जी जी बिल्कुल। देखिए कुशवाहा जी, जैसे मैंने पहले बताया कि देखिए कि मतलब कहीं ना कहीं जैसे मतलब आपदा में अवसर वाली बातचीत तो मैं अलग करता हूँ, लेकिन अपने तरीके देखिए जैसे कहीं ना कहीं किसी का नुकसान तो किसी का फायदा होता है। तो देखिए ट्रेड जैसे एक तरह से मान के, तो सभी चीजें सब ट्रेड पे मतलब आधारित ही है ऐसे। तो उसमें मान के चलें कि जब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरे तरीके से मतलब बहुत बड़े जैसे एक तरह से जो एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें एक तरह से इनका बांग्लादेश का नाम शुमार है और मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ये देते हैं। तो उसमें देखिए जो अब यहाँ पर जो उथल पुथल हुई है उसमें से वहां के जो इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, क्योंकि सबकी में तो उसमें ताले लग गए हैं। जहाँ पर उथल पुथल होती है, जहाँ पर युद्ध होता है, तो वहाँ पर शांति की बातचीत और ये ट्रेड की बातचीत जो है वो अपना बेमानी होती है और गौण होती है। तो उस तरीके से लेकर के, लेकिन जो वहां से मान के चलें कि उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव उनको नजर आया वो इंडिया नजर आया, जो इंपोर्टर्स जो थे यूरोप की तरफ मान के चलें या और कहीं से जो देशों से, तो ये मान के चलें कि इसमें नुकसान हमारा बहुत ज्यादा नुकसान इसमें ट्रेड का नहीं हो। क्योंकि देखिए अगर कोई बायर अगर है उसको किसी चीज की अगर आवश्यकता है, जैसे अगर हमें अगर दूध चाहिए तो दूध चाहिए, मदर डेयरी का नहीं मिलेगा तो अमूल का मिलेगा, अमूल का नहीं मिलेगा तो पारस का मिलेगा, किशोर का मिलेगा। तो उस तरीके से उसी प्रकार को लेकर के अगर चले हैं तो देखिए जो बायर हैं तो उनके पास में विकल्प अनेक है, तो उनको बेस्ट मतलब अल्टरनेटिव जैसे लगा हिंदुस्तान लगा तो उससे मंगा लेंगे। इसी तरीके से और चीजें बहुत सारी, जैसे हम लोग यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं इसमें ज्यादा नुकसान जो है बांग्लादेश का है, क्योंकि अब ये मान के चले कि इनको उसी तरीके से जैसे कि ट्रेड की जो प्रेफरेंसेस हैं वो जरूर चेंज होगी, क्योंकि उस पर वहां पर जो एक्लिप्स को करेगा तो पाकिस्तान और जो चाइना है उसकी छाया ज्यादा एक तरह से रहेगी, और उनके उसमें जैसे उस मतलब वृक्ष के नीचे एक तरह से फलने फूलने का काम जो है वो आगे चाहते हैं। आगे जो नजर आता है जो रेडिकलिज्म बोले हैं या अपने तरीके से मतलब कट्टरपन जो बोले हैं, क्योंकि अभी जैसे हिंदुस्तान की तरफ उनका जो है वो रुख थोड़ा कम है और कमजोर है उस तरीके से। आगे हम आशा करते हैं कि दोबारा जो है शेख हसीना वाला जो काल में जो हमारे जो टाइज उनके साथ रहे उस तरीके दोबारा उसका मतलब बुक की बहाली हो
वही दिन वापस लौटे हैं। लेकिन नुकसान ऐसा कुछ ऐसा जैसे ट्रेड का नुकसान अगर बोले तो उनको मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो यहाँ से हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उस चीज में उनका नुकसान होगा। बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से सर, मनीष जी भी मनीष जी के पास भी आना है। मैं जरा से करेक्शन आप कर दूं, मैंने ये कहा था कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आए या ना आए, इस समय हमारे को सतर्क रहना है, हमारा बहुत नुकसान हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं। जी 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 जी, सतर्क रहने की आवश्यकता है जी, सतर्क रहने की आवश्यकता है। मनीष जी, सतर्क रहने से ये सतर्कता कितनी बरतनी चाहिए? जल्दी से सर, जल्दी से बिल्कुल भी। देखिए दुबेल जी, जैसा आप अभी सवाल पूछ रहे थे, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि फॉरेन डिप्लोमेसी अलग होती है और आर्थिक डिप्लोमेसी अलग होती है। आप इससे रिलेट मत करिए कि क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा, म्यूचुअल नुकसान फायदा होता है। जैसे अभी विश्लेषक साहब बता रहे थे कि बांग्लादेश का ज्यादा होगा, आप देखा होगा कोविड हम लोगों ने करा है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और 27 में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो पहले जो है कूटनीति और राजनीति आती है, उसके बाद व्यापार नीति आती है। जब देश सुरक्षित होगा तभी व्यापार होगा, अगर देश ही सुरक्षित नहीं है तो व्यापार कैसे हो पाएगा। तो इस समय भारत की प्राथमिकता क्या है कि कैसे अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखा जाए, बांग्लादेश की तरफ से कोई इंफिल्ट्रेशन ना हो और भारत में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। उसके बाद व्यापारिक नीतियां जो है वो लॉन्ग टर्म की है, चलती रहेगी, समय समय पे उसमें बदलाव होता रहता है, बायर सेलर के ट्रेंड में बदलाव होता रहता है और अर्थव्यवस्था जगह जगह से अपना समीकरण बदलती रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि भारत बांग्लादेश संबंध कैसे रहेंगे, क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर हमने आज चर्चा की। कुल मिलाकर के व्यापार जो बांग्लादेश के साथ है, भारत का जो इन्वेस्ट है बांग्लादेश में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है, इसलिए व्यापार जो है फायदे में है, लाभ में है। लेकिन इन्वेस्ट भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा किया गया है। नई सरकार से अगर तो संबंध नहीं होता है तो जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी साहब ने कहा कि नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसलिए संबंध को बेहतर बनाना एक पड़ोसी के लिहाज से और व्यापार के लिहाज से बेहतर होगा। ये किस तरह से हमारे रणनीतिकार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।